हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ खुशबू चौधरी एंड वेलकम टू आवर चैनल बी स्टडीओटिक। आज की वीडियो में हम करने वाले हैं MPS 001 के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस का पार्ट सेकंड। सो वीडियो को एंड तक देखिएगा। अच्छी लगी तो लाइक शेयर कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिएगा और इसी वीडियोस के लिए हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें। साथ ही आप जुड़ सकते हैं हमारे साथ टेलीग्राम चैनल पर, जहाँ पर आपको इन सभी वीडियोज़ के फ्री PDF अवेलेबल होते हैं। इसके अलावा आप इंस्टाग्राम पर भी हमें फॉलो करके हमारे साथ जुड़ सकते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ जिसको आपको स्किप नहीं करना है वो ये कि देखो, जब हम बात करते हैं ना BA और MA के एग्ज़ाम्स के बारे में, तो क्या होता है कि हमारी जैसे इस पर्टिकुलर सब्जेक्ट में 29 यूनिट्स हैं और पेपर में क्वेश्चन आते हैं सिर्फ 10, जिसमें से हमें करने होते हैं सिर्फ 5। तो क्या होता है कि कोई भी 3 से 5 जो यूनिट्स हैं उन्हें सेलेक्ट किया जाता है और उन्हीं सेलेक्टिव यूनिट में से पूरा पेपर बनाया जाता है। इसलिए कहा जाता है कि आपको छोड़ना कुछ नहीं है। हो सकता है आपने कोई 2-3 यूनिट छोड़ दी और पूरा पेपर उसी में से आ जाए, है ना। तो इसलिए हमने क्या किया है, जो आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है यानी पिछले 5 साल में जो भी क्वेश्चंस आपसे पूछे गए हैं प्लस जो भी पूछे जा सकते हैं, उन सभी को हमने यूनिट वाइज डिवाइड कर दिया है। इस वीडियो का पार्ट 1 आ चुका है, जिसमें हमने यूनिट 1 से लेके 7 तक जो पिछले 5 साल में क्वेश्चंस आए हैं और अब आ सकते हैं, उन सभी को कवर किया है। आज हम करेंगे पार्ट सेकंड, जिसमें हम यूनिट 8 से लेकर 17 तक के PYQ करेंगे और इसके बाद थर्ड पार्ट आएगा जिसमें हम 18 से 29 तक के PYQ और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करेंगे। इसीलिए आपको किसी भी पार्ट को स्किप नहीं करना है, आपको तीनों पार्ट्स को अच्छे से देखना है, ठीक है। इसके साथ ही आपको जो भी आपके कॉलेज या फ्रेंड सर्कल या जो भी आपके ग्रुप्स बने हुए हैं, ठीक है, आपको हर जगह वीडियो को शेयर करना है, ठीक है। स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1 है, एक्सप्लेन द वेरियस कंसेप्ट ऑफ सिटीजनशिप। यहाँ पे हम बात करेंगे सिटीजनशिप यानी कि नागरिकता के बारे में, ठीक है। जो बच्चे चैनल के साथ पहले से जुड़े हुए हैं वो बच्चे जानते हैं कि पहले हम क्या करते थे, हम इंग्लिश में रीड करके देन उसको हिंदी में ट्रांसलेट करते थे, बट उससे टाइम बहुत ज़्यादा जाता है, राइट। और आप में से बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो एग्ज़ाम से कुछ घंटे पहले ये वीडियो देख रहे हैं। तो इसीलिए अब हम क्या करेंगे, अब हम इंग्लिश वाले बच्चों के लिए सामने स्क्रीन पे लिखा हुआ है, हिंदी में मैं ट्रांसलेट कर ही दूंगी, आपको एक्सप्लेनेशन पूरा दे ही दूंगी, अच्छे से समझा दूंगी। हिंदी वाले बच्चे जो कमेंट करते हैं कि मैम हिंदी में PDF दे दीजिए, तो आप लोग क्या कर सकते हो बच्चों, आप लोग वीडियो देख के और इसको ही जो सामने स्लाइड है हिंदी में ट्रांसलेट कर सकते हो, या फिर जो मैं बोल रही हूँ आप उसको सुन के और उसी को आप 1 लाइनर में लिख सकते हो, ठीक है, 1 लाइन में लिख सकते हो। चलिए शुरू करते हैं। वेरियस कंसेप्ट ऑफ सिटीजनशिप। तो ये कह रहे हैं सिटीजनशिप क्या होता है। पहले देखते हैं कि सिटीजनशिप का मतलब होता है कि आप एक कंट्री के सिटीजन हैं, यानी कि आप एक कंट्री के, एक देश के नागरिक हैं, ठीक है। इसको नेशनैलिटी के तौर पे भी हम देख सकते हैं। अब ये जो नागरिकता है ना, ये एक लीगल स्टेटस होता है जो हर किसी के पास नहीं होता है, ठीक है। क्यों? क्योंकि सिटीजनशिप यानी एक देश के सिटीजन होना हमें जो एज एन इंडिविजुअल हम हैं और जो हमारी स्टेट है, हमारे रिलेशन को दिखाता है, जिसकी वजह से हमें कुछ स्पेसिफिक लीगल राइट्स और ड्यूटीज मिलते हैं। आसान भाषा में समझते हैं। देखो, मान लो मैंने पहले भी एग्जांपल दिया हुआ है आपको कि जो फॉरेनर्स हैं वो आए हुए हैं, वो रेड फोर्ट पे घूम रहे हैं, उन्हें पता चलता है कि दिल्ली में उस दिन वोटिंग चल रही है। तो ऐसा हो सकता है कि उनका मन करे और वो भी जाके लाइन में खड़े होकर वोट दे दें? नहीं दे सकते। या हम जो एज एन इंडियन सिटीजन जो भी हम यहाँ पे राइट्स, ड्यूटीज और जैसे फंडामेंटल राइट्स हैं, ये सारी चीज़ें हम एंजॉय कर रहे हैं, क्या उन लोगों के लिए भी ये सेम राइट्स अवेलेबल होंगे? नहीं होंगे। क्यों? क्योंकि उनके पास भारत की नागरिकता नहीं है, वे इंडिया के सिटीजन नहीं है। तो सिटीजनशिप यानी कि नागरिकता का मतलब होता है कि आप एक देश के नागरिक हैं, आप एक देश के सदस्य हैं, ठीक है। इसको हम नेशनैलिटी के तौर पे भी देख सकते हैं। साथ ही में ये एक लीगल स्टेटस होता है, क्योंकि बीइंग एन इंडियन सिटीजन मेरे पास फंडामेंटल राइट्स हैं, तो मेरे पास ड्यूटीज भी हैं, क्योंकि हमने पहले पढ़ा है राइट्स हमेशा ड्यूटीज के साथ आते हैं, ठीक है। हम इसको आगे और ज़्यादा डिटेल में पढ़ेंगे। तो यहीं पे आज हम पढ़ेंगे वेरियस पर्सपेक्टिव ऑफ सिटीजनशिप के बारे में। पहला है लिबरल पर्सपेक्टिव, दूसरा है मार्क्सिस्ट पर्सपेक्टिव। पहले देखते हैं लिबरल पर्सपेक्टिव, ठीक है। जो TH मार्शल है उनके अकॉर्डिंग सिटीजनशिप का मतलब होता है एक इंडिविजुअल को बंडल ऑफ राइट्स और प्रिविलेजेस मिलना। अगर आप देश के नागरिक हो तो आपको बंडल ऑफ राइट्स, आपको बहुत सारे राइट्स मिलते हैं, बहुत सारे प्रिविलेजेस मिलते हैं जो कि नॉन मेंबर को या नॉन सिटीजन को नहीं मिलते हैं, ठीक है। साथ ही TH मार्शल के अकॉर्डिंग
सिटीजनशिप एक ग्रेट इक्वलाइजर का काम करता है। ग्रेट इक्वलाइजर का कैसे? ये इक्वालिटी को प्रमोट करता है और सोसाइटी में हार्मनी को मेंटेन रखता है। क्योंकि देखो, अगर सबके पास सिटीजनशिप होगी, जैसे हम इंडिया में बात करें, जो भी क्राइटेरिया है अगर आप उसको फुलफिल करते हो, ठीक है, आप उसके लिए एलिजिबल हो, राइट, तो आप इंडिया के सिटीजन हो। यानी कि इरिस्पेक्टिव ऑफ योर रिलीजन, इरिस्पेक्टिव ऑफ योर जेंडर, ऑफ योर कलर, ऑफ योर एज, आपको भारत की नागरिकता मिलेगी। ठीक है, तो जिससे क्या रहेगी? इक्वालिटी बनी रहेगी, समाज में शांति, हार्मनी, ये सब बना रहेगा। ठीक है, इसके अलावा अकॉर्डिंग टू मार्शल, सिटीजनशिप का मतलब सिर्फ एक स्टेट का मेंबर नहीं होता, इसका मतलब आपको एक फुल मेंबरशिप मिल जाती है पूरी कम्युनिटी की, है ना। जैसे इंडियन सिटीजनशिप होना सिर्फ हमें इंडिया के अंदर तक ही वो नहीं होता कि भाई यहीं पे हमारे पास राइट्स हैं और सब है। अगर हम इंडिया से बाहर भी जाएंगे ना, तो ये हमें भारतीय समाज से जोड़ के दिखाएंगे, क्योंकि अब हमारे पास मेंबरशिप है, मतलब हमारे पास एक पहचान है, पहचान पत्र होता है ना, जो हमारी आइडेंटिटी को दिखाता है। ठीक है, साथ ही साथ मार्शल ने 3 कैटेगरी में इसको डिवाइड किया है। सिटीजनशिप हमें 3 कैटेगरी में मिलती है: सोशल राइट्स, पॉलिटिकल राइट्स, सिविल राइट्स। अगर आपको पता है ये कौन कौन से होते हैं तो फिर आप कमेंट में बता सकते हो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला है मार्क्सिस्ट पर्सपेक्टिव। देखो, जो बच्चे पुराने हैं उन्हें पता है, जो नए हैं आपका वेलकम। मैं आपको बताती हूँ कि जब भी हम मार्क्स, सोशलिज्म, कम्युनिज्म, मार्क्सिस्ट या कार्ल मार्क्स के बारे में पढ़ेंगे, तो कहीं ना कहीं ये सारी चीजें ना जुड़ के एक रिच और पुअर के बीच का जो गैप है उसको लेके आएंगी। ठीक है, कार्ल मार्क्स क्या चाहते थे, या फिर जो मार्क्सियन कंसेप्ट है उसके अकॉर्डिंग, जो एक कैपिटलिस्ट स्टेट होता है, जो एक पूंजीवाद राज्य होता है, वहां पे क्या होता है, वहां पे जो मीन्स ऑफ प्रोडक्शन, यानी मान लो एक कंपनी है, उस कंपनी का जो मालिक है वो मीन्स ऑफ प्रोडक्शन का ओनर है, वो अमीर है, उसके पास सारे अधिकार है, उसके पास पैसा है, पावर है, उसके पास लिंक्स होते हैं, वो बहुत पावरफुल होता है। अपने उसी पैसे और पावर का यूज करके जो उस कंपनी के लेबर्स हैं, यानी हैव नॉट्स, यानी जिनके पास कुछ नहीं है, जो गरीब हैं, जो पुअर हैं, तो वो जो मालिक है वो उन लेबर्स को एक्सप्लॉइट करता है, उनका शोषण करता है, बहुत तरीकों से करता है। उनको फेयर वेजेस ना देना, ओवर टाइम उनसे काम कराना, अब्यूसिव लैंग्वेज उनके लिए यूज करना, ये सारी चीजें, है ना। तो कार्ल मार्क्स क्या चाहते थे, या जो मार्क्सियन कंसेप्ट है वो किसको फॉलो करता है, कि कैपिटलिज्म को जड़ से हटा दिया जाए, प्राइवेटाइजेशन या फिर प्राइवेट ओनरशिप, सॉरी, आप उसको हटा दें और सोशलिज्म पूरी तरीके से स्थापित हो जाए। ठीक है, यानी कि पब्लिक ओनरशिप आ जाए। अगर इतना आपको समझ आ गया तो आगे की पॉइंट्स बहुत आसान है, आपको ऐसे ही समझ आ जाएंगे। ठीक है, ये कह रहे हैं द मार्क्सिस्ट कंसेप्ट ऑफ सिटीजनशिप फोकस ऑन हाउ क्लास एंड कैपिटलिज्म शेप पीपल्स राइट्स एंड रोल्स इन सोसाइटी। देखो, वही वाली चीज है कि मार्क्सिस्ट कंसेप्ट ऑफ सिटीजनशिप के अकॉर्डिंग ये फोकस करते हैं कि कैसे जो क्लास है, यानी कि जो अपर क्लास है, और जो कैपिटलिज्म है, वहां पे जो एलिट लोग होते हैं ना, मतलब वो डिसाइड करेंगे कि समाज में किसका क्या रोल होगा, किसको कितने राइट मिलेंगे। फर्स्ट पॉइंट देखते हैं, क्लास बेस्ड सिटीजनशिप। इन ए कैपिटलिस्ट सोसाइटी सिटीजनशिप इज नॉट इक्वल फॉर एवरीवन। ये कह रहे हैं, जब हम, अच्छा, ये जो भी पॉइंट है ना, ये हमें कैपिटलिस्ट स्टेट के हिसाब से पढ़ रहे हैं, जो कि मार्क्सियन कंसेप्ट के अंदर आता है। ठीक है, तो पहला है क्लास बेस्ड सिटीजनशिप, यानी कैपिटलिस्ट सोसाइटी है, यानी कि यहाँ पे जो वेल्दी लोग हैं, जो रिच हैं, जो अमीर हैं, उन लोगों का बनाया हुआ ये समाज है। तो यहाँ पे सभी के लिए सिटीजनशिप इक्वल नहीं है। यहाँ पे जो रिच लोग हैं उनके पास ज्यादा राइट्स है, ज्यादा पावर्स हैं, किनसे? जो कि वर्किंग क्लास है। अगला है स्टेट सर्व्स द रिच, क्योंकि देखो कैपिटलिस्ट सोसाइटी है, तो वही उन्हीं किन्हीं मतलब जो गिने चुने लोग हैं, जो अमीर हैं या फिर जो मीन्स ऑफ प्रोडक्शन के मालिक हैं, उन सब ने मिलके वहां पे सरकार बनवा दी है। तो अब वो जो सरकार बनेगी ना, इवन दो वो क्लेम करेगी कि वो सभी के लिए बनी है, लेकिन वो बस उन चंद लोगों के लिए बनेगी, है ना। द गवर्नमेंट एंड लॉज प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ द वेल्दी इवन दो दे क्लेम टू सर्व एवरीवन। नेक्स्ट है लिमिटेड राइट्स फॉर द पुअर। यहाँ पे हमने देखा रिच और पुअर की डिफरेंस की बात हो रही है, तो पुअर्स के पास यहाँ पे बहुत लिमिटेड राइट्स होते हैं। वर्कर्स के पास लीगल राइट्स हो सकते हैं, जैसे वोट डालना या फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, लेकिन इकोनॉमिक इनइक्वालिटी की वजह से जो उनकी रियल फ्रीडम या रियल पावर है वो लिमिट हो जाती है। ठीक है, उनको जो रियल पावर, देखो मैंने ये चीज मतलब पहले भी बोली है, एक बहुत जनरल सी बात है, जो मतलब काफी हार्श रियलिटी है, बट वो रियलिटी है। वो ये, अगर आज के टाइम पे आपको समाज में एग्जिस्ट करना है तो आपके पास 2 से 3 चीजें होनी मस्ट है। पहला, आपके पास अच्छा खासा अमाउंट ऑफ मनी होना चाहिए। दूसरा,
आपके पास पावर होनी चाहिए। तीसरा, आपके पास लिंक्स होने बहुत ज़रूरी है ना। अगर आपकी किसी के साथ लड़ाई हो जाए, आपके पास पैसा है, आपके पास पावर है, या आपके पास कोई बहुत स्ट्रांग लिंक है, कोई नेता हो गया, कोई बड़ा ऑफिसर हो गया, कोई भी हो गया, तो वहाँ पे आपकी जो साइड है वो ज़्यादा बोलते हैं ना पलड़ा भारी है, तो वो वाली चीज़ है आपकी साइड वहाँ पे। फिर जो भी रिजल्ट आएगा वो आपके फेवर में आएगा, जो भी एंडिंग होगी वो आपके फेवर में होगी। तो यहाँ पे भी वही वाली चीज़ें हैं कि यहाँ पे लिमिटेड राइट्स है पुअर को लेके, साथ ही साथ फॉल्स इक्वालिटी है। ऐसा क्लेम किया जाता है कि कानून सबके लिए है वहाँ पे, है ना, इक्वालिटी है, बट एक्चुअल में नहीं है। अगला है रेवोल्यूशन एंड रियल इक्वालिटी। अब ये कह रहे हैं अगर ट्रू सिटीजनशिप चाहिए, सच में नागरिकता चाहिए, तो क्या करना होगा, जितने भी लेबर क्लास है, जितने भी वर्किंग क्लास है, उन सबको एक साथ आना होगा, स्ट्रगल करना होगा, कैपिटलिज्म को खत्म करके सोशलिज्म को लाना होगा। यानी प्राइवेट ओनरशिप को खत्म करो, पब्लिक ओनरशिप को लेके आओ, तभी इक्वालिटी होगी, इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होगा, राइट। ट्रू सिटीजनशिप वेयर एवरीवन हैज इक्वल राइट्स एंड पावर can only happen if capitalism is replaced with socialism or communism, where wealth and power are shared fairly. In short, Marxists believe that under capitalism, citizenship is just a tool to keep the rich in control, and real equality can only come with a classless society. देखो, मार्क्सिस्ट के अकॉर्डिंग अगर ये क्लास एग्जिस्ट करेगी तो गैप तो रहेगा, इक्वालिटी तो नहीं स्थापित हो सकती। लेकिन अगर क्लासलेस सोसाइटी बन जाए तो वहाँ पे कोई रिच पुअर का गैप ही नहीं है ना, तो वहाँ पे इक्वालिटी आ सकती है। ये इतना डिटेल में समझाया क्योंकि एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है। क्वेश्चन नंबर 2, राइट अ नोट ऑन जॉन ऑस्टिन्स कंसेप्ट ऑफ सॉवरेनिटी। ठीक है, यहाँ पे पढ़ेंगे जॉन ऑस्टिन के कंसेप्ट के बारे में। तो जॉन ऑस्टिन के बारे में जानते हैं। ये एक ब्रिटिश लीगल फिलोसोफर थे जो कि उनका जो वर्क था लीगल पॉजिटिविज्म, उसकी वजह से जाने जाते थे। पहला इनका मानना था कि जो सॉवरेनिटी है वो सुप्रीम पावर है, यानी कि अकॉर्डिंग टू ऑस्टिन जो एक कंट्री की हाईएस्ट पावर होती है ना, वो लॉ बनाने का काम करती है और वो बाउंडेड नहीं होती। अच्छा, ये कंसेप्ट आपको तब समझ आएगा जब आप एक छोटी सी बात पे ध्यान दोगे कि जो जॉन ऑस्टिन थे ना, उन्होंने एक किंग या एक पार्लियामेंट या एक ग्रुप, मतलब जो भी सबसे ऊपर बैठा है ना, उन्होंने उसको लिमिटलेस पावर दे दी, अनलिमिटेड पावर। ऐसा मान लो कि उसको भगवान बना दिया कि वो कुछ भी कर सकता है ना। वो कैसे है अब हम समझते हैं। पहले पॉइंट में इन्होंने क्या बोला, दैट सोवरेनिटी मीन्स सुप्रीम पावर। संप्रभुता का मतलब होता है सबसे बड़ी पावर। अकॉर्डिंग टू ऑस्टिन, सोवरेनिटी इज द हाईएस्ट पावर इन अ कंट्री दैट मेक्स लॉ एंड इज नॉट बाउंड बाय एनी अदर पावर। यानी कि जो सुप्रीम पावर है, जो संप्रभुता है, वो सुप्रीम पावर है, हाईएस्ट पावर है जो कानून बनाने का काम करेगी, और वो कोई और उसको बाध्य नहीं कर सकता, बाउंड नहीं कर सकता, राइट। सेकेंड है सोवरेन कौन होते हैं, सोवरेन होते हैं लॉ मेकर, जो कानून बनाने का काम करते हैं। वो कोई भी हो सकता है, एक राजा, एक पार्लियामेंट, एक ग्रुप या एक इंसान, जो भी सबके लिए कानून बनाएगा, ठीक है, वो सबसे ऊपर है। अगला ये कहना है पीपल मस्ट ओबे द सोवरेन। लोगों को क्या करना है, अपने सोवरेन को ओबे करना है। यहाँ पे जो सोवरेन है वो क्या करेंगे, वो कमांड्स देंगे। कमांड क्या दी उन्होंने, लॉ बना दिए। अब हमें क्या करना है, लॉ को फॉलो करना है। लेकिन वो जो सोवरेन है वो किसी को फॉलो नहीं करेंगे। यहाँ पे हम कुछ मिलता जुलता एग्जाम्पल सुप्रीम कोर्ट ले सकते हैं, ठीक है। अगला है नो लिमिट ऑन सोवरेन पावर। सोवरेन की पावर है उसकी कोई लिमिट नहीं है, लिमिटलेस है, अनलिमिटेड पावर दे दी है, ठीक है। उसको कोई क्वेश्चन नहीं कर सकता। सोवरेन ने, लॉ मेकर ने कुछ गलत कानून में बना दिया तो आप उसको क्वेश्चन नहीं कर सकते, ठीक है। अगला है लॉ इज अ कमांड। जो लॉ है वो कमांड दी गई है, अगर आप उस कमांड को फॉलो नहीं करते हो, उसको ओबे नहीं करते हो, तो फिर पनिशमेंट के लिए भी तैयार रहो, ठीक है। आखिरी है लीगल पॉजिटिविज्म। He believed that laws should be studied as they are, written and enforced, not as they should be morally right or wrong. साथ ही ये कहते हैं कि जो लॉज हैं, लॉ मेकर सबसे बड़ा है, उसने कानून बना दिया, आपको उसको फॉलो करना ही पड़ेगा, ठीक है। यहाँ पे हम इसको ऐसे ले सकते हैं, अगर कोई फैमिली का कोई मेंबर कोई बड़े क्राइम में इन्वॉल्व होता है, तो उस घर की जो लेडीज होती हैं, स्पेशली जो वाइफ या जो मदर होती है, वो बहुत ज़्यादा ना, उन्हें पता है सच क्या है गलत क्या है, कि उनके हस्बैंड ने या उनके सन ने, जो उनके बेटे ने जो भी है, बहुत बड़ा क्राइम किया है। वो चाहते भी हैं कि वही सज़ा मिलनी चाहिए, लेकिन वो इमोशनली, मॉरली, एथिकली मतलब इस चीज़ को सोचेंगी, है ना, कि भाई नहीं, मेरा बच्चा ऐसे नहीं कर सकता, और प्लीज़ छोड़ दो, हाथ पैर जोड़ती हैं ये सारी चीज़ें, ठीक है।
तो यहाँ पे क्या है, ये कह रहे हैं कि मॉरली राइट रॉन्ग को मत देखो। लॉ मेकर सबसे बड़ा है, उन्होंने कानून बना दिया, रिटर्न लिखा जा चुका है, एनफोर्स किया जा चुका है, हम हमें उसको ऐसे ही देखना है ना। ठीक है, अगला है क्वेश्चन नंबर 3, एक्सप्लेन द इम्पोर्टेंस ऑफ सिविल सोसाइटी एंड डिस्कस इट्स रिलेशनशिप विद स्टेट। ये मुझे लगता है कि ये पिछले 10 साल में हर साल क्वेश्चन आया है ये मोस्टली। ठीक है, तो इसको तो आपको बहुत अच्छे से करना है। इसमें हम देखेंगे सिविल सोसाइटी क्या होता है और स्टेट के साथ उसके क्या रिलेशंस हैं। ठीक है, तो सिविल सोसाइटी रेफर्स टू ऑर्गेनाइजेशन एंड ग्रुप दैट आर इंडिपेंडेंट फ्रॉम द गवर्नमेंट। जो सिविल सोसाइटी है वो एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है, एक ऐसा ग्रुप है जो कि सरकार से अलग है, आज़ाद है। अब ये ग्रुप कोई एनजीओ हो सकता है, कोई कम्युनिटी ग्रुप हो सकता है, कोई चैरिटी, क्लब्स, यूनियन, रिलीजियस ग्रुप, ये सभी हो सकते हैं। ठीक है, पहले क्या कह रहे हैं ये कि सिविल सोसाइटी के काम क्या होते हैं। ठीक है, पहला है प्रमोट्स डेमोक्रेसी, यानी कि डेमोक्रेसी को प्रोटेक्ट करना। सिविल सोसाइटी इंश्योर करती है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग डिसीजन मेकिंग में पार्टिसिपेट करें, और अगर जो लीडर्स हैं वो कुछ गलत करते हैं कुछ भी, तो उनको अकाउंटेबल बनाएं। ठीक है, दूसरा है प्रोटेक्ट्स राइट, यानी कि जो एनजीओज होते हैं, चैरिटी क्लब्स होते हैं, इनका काम क्या होता है, ह्यूमन राइट्स को डिफेंड करना, लोगों को अवेयर करना, उनकी फ्रीडम ऑफ स्पीच, सोशल जस्टिस, इन सभी को प्रोटेक्ट करना। ठीक है, अगला है प्रोवाइड सर्विस, यानी कि डिजास्टर के टाइम पे जो सिविल सोसाइटी होती है वो हर तरीके की एड जो भी पॉसिबल है वो पहुंचाती है। अगला है रेजेस अवेयरनेस, अब इसको रीड कर लेते हैं फिर एग्जांपल से समझते हैं। ठीक है, रेजेस अवेयरनेस यानी कि एनवायरमेंटल, पॉलिटिकल, सोशल जो भी इश्यूज हैं, जो भी कंसर्न है, उनको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों रेज करती है, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोग उसके बारे में अवेयर हों। आखिरी है बिल्ड्स कम्युनिटी, यानी सिविल सोसाइटी ब्रिंग्स पीपल टुगेदर एंड स्ट्रेंथन सोशल बॉन्ड। अब देखो इसको एग्जांपल से समझते हैं। मान लो कोई बहुत बड़ा जंगल है और उसकी कटाई हो रही है, और वहाँ पे कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट के लिए पूरे जंगल को उजाड़ा जा रहा है। वहाँ पे सैकड़ों जो हैं वो पेड़ हैं और जानवर हैं, पशु पक्षी हैं, बहुत सी चीज़ें हैं। ठीक है, तो वहाँ पे ऐसे एनजीओ, ऐसे ग्रुप्स, ठीक है, या फिर ऐसे चैरिटी क्लब या ऐसे यूनियन जो एनवायरमेंटल या फिर एनवायरमेंट के लिए काम करते हैं, अब वो वहाँ पे क्या करेंगे, जैसे उनको पता चलेगा वहाँ पे वो जाके धरना प्रदर्शन करेंगे। उसके बाद वो हैशटैग्स चलाएंगे, मीडिया का सहारा लेंगे, या डोर टू डोर कैंपेन चला सकते हैं। सोशल मीडिया आजकल बहुत जल्दी चीज़ों को स्प्रेड करता है, तो इन सभी का सहारा लेके वो क्या करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये बात पहुँचाएंगे, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को वो टुगेदर यानी कि एक साथ ला सकें कि भाई ये गलत है, इससे हमारे पेड़ पौधे भी जा रहे हैं, जानवरों का घर भी जा रहा है, और ये सारी चीज़ें। इसके अलावा एक और एग्जांपल ले लो कि मान लो कोई बहुत पावरफुल फैमिली है, वहाँ पे किसी विमेन के साथ अच्छा नहीं हो रहा है। ठीक है, तो वहाँ पे क्या होगा, वो विमेन पुलिस के पास जाएगी, पुलिस एक्शन लेगी और लेना भी चाहेगी, लेकिन अभी हमने जैसे बात करी कि कोई बहुत पावरफुल फैमिली, तो कहीं ना कहीं ऊपर से प्रेशर आएगा, तो शायद पुलिस भी वहाँ पे थोड़ी रुक जाए। अब वकील, अब जो उन्होंने लॉयर किया है वो भी क्या पता उनके साथ ना दे, वो भी लालच में आ जाए, या जो भी चीज़ें हैं। तो वहाँ पे सिर्फ एक एग्जाम्पल है कि वहाँ पे जो विमेन है, वो जो भी ऐसे एनजीओ हैं जो स्पेसिफिकली विमेन्स के लिए काम कर रहे हैं, वो वहाँ जाएंगी, क्योंकि उनका तो काम ही यही है कि जो जिन लोगों को स्टेट ने इग्नोर कर दिया है वो उन लोगों के लिए काम करें। ठीक है, ये है सिविल सोसाइटी की इम्पोर्टेंस। अब हम देखते हैं रिलेशनशिप बिटवीन सिविल सोसाइटी एंड स्टेट। तो स्टेट और सिविल सोसाइटी के बीच में क्या रिलेशनशिप है, उससे पहले थोड़ा इसको हम डिस्कस करते हैं। देखो, एक स्टेट की ना बाउंड्रीज होती हैं, लेकिन सिविल सोसाइटी की कोई बाउंड्री नहीं होती। जैसे कि अगर आज इंडिया में कहीं कुछ भी हो रहा है ना, मतलब कोई लड़ाई हो रही है, कोई जश्न मनाया जा रहा है, कुछ भी हो रहा है, आप इंडियन हो लेकिन आप बहुत सालों से अपनी फैमिली के साथ आप बाहर रहते हो, किसी दूसरे देश में रहते हो, तो देखो इमोशनली तो आपको अगर कुछ बुरा हो रहा है तो अच्छा नहीं लगेगा कि भाई देश हमारा ही है, मतलब भले हम बाहर रह रहे हैं, बट ऐसे नहीं होना चाहिए। लेकिन उसका असर आपके ऊपर नहीं पड़ेगा या बहुत कम पड़ेगा, क्योंकि वो इंडिया की बाउंड्रीज के अंदर है। लेकिन ये था स्टेट। लेकिन जब हम सिविल सोसाइटी की बात करते हैं, तो सिविल सोसाइटी क्या होता है कि मान लो राजस्थान के किसी गांव के किसी एक कोने में बिश्नोई समाज के कुछ लोगों ने या किसी भी समाज के कुछ लोगों ने कोई फैसला लिया, और आप एक बिश्नोई हो, लेकिन
आप राजस्थान में नहीं हो, आप उस गांव में नहीं हो, आप भारत में नहीं हो, आप कहीं और रहते हो, आप रशिया, आप ऑस्ट्रेलिया में रहते हो, तो वो जो बिश्नोई समाज का फैसला एक छोटे से कोने में लिया गया है, वो पूरी दुनिया के बिश्नोई समाज उसको फॉलो करेगा, उसको ओबे करेगा। ये फर्क होता है। एक स्टेट की एक बाउंड्री होती है, स्टेट के जो काम होते हैं वो एक बाउंड्री के अंदर होते हैं, लेकिन जो सिविल सोसाइटी होती है वो इतनी बड़ी होती है, वो हर जगह फैली होती है ना, उसकी कोई बाउंड्रीज नहीं होती हैं। ठीक है, अब देखते हैं डिफरेंसेस। पहला है रिलेशनशिप। पहला है चेक्स एंड बैलेंसेस। सिविल सोसाइटी कीप द स्टेट इन चेक एंड हेल्प प्रिवेंट अब्यूज ऑफ पावर। जो ये सिविल सोसाइटी होती है ये देखती है कि स्टेट अपना काम अच्छे से कर रही है नहीं कर रही है, या फिर अपनी पावर का मिसयूज तो नहीं कर रही है, अब्यूज तो नहीं कर रही है, राइट। अगला है कोऑपरेशन। इन सम एरियाज लाइक पब्लिक हेल्थ और एजुकेशन, सिविल सोसाइटी वर्क्स विद द स्टेट टू इम्प्रूव लाइव्स। यानी कि जो बहुत सारे ऐसे एरियाज होते हैं जहाँ पे ज़रूरत पड़ती है, वहाँ पे जो एनजीओज और यूनियंस होते हैं वो सरकार के साथ मिलके भी काम करते हैं, क्योंकि अल्टीमेटली इनका काम तो बेटरमेंट के लिए ही है। ठीक है, अगला है क्रिटिसिज्म एंड प्रेशर। सिविल ग्रुप कैन प्रोटेस्ट और कैंपेन इफ द स्टेट एक्ट्स अनफेयरली और इग्नोर्स पीपल नीड। जैसा मैंने विमेन वाला एग्जांपल दिया था ना, वो इसमें आ जाता है। ठीक है, अगला है रिप्रेजेंटेशन। यानी कि सिविल सोसाइटी ऐसे लोगों की आवाज़ बनती है जिन लोगों को स्टेट ने इग्नोर कर दिया होता है। ठीक है, ये ऐसे लोगों के लिए लड़ते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब है क्वेश्चन नंबर 4, डिस्कस द मार्क्सिस्ट एंड नॉन मार्क्सिस्ट कंसेप्ट ऑफ पावर। अभी हमने मार्क्सिस्ट पढ़ा था, वही चीज़ें घुमा फिरा के आएंगी। ठीक है, चलो पहले पढ़ते हैं मार्क्सिस्ट व्यू ऑन पावर। तो देखो वही वाली बात है, जो अमीर है उनके पास पावर है, गरीबों के पास कोई पावर नहीं है। अच्छे से लेकिन रीड कर लेते हैं। ठीक है, फॉर मार्क्स द सोर्स ऑफ पावर इन सोसाइटी लाइज इन इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर। मार्क्स के अकॉर्डिंग अगर समाज में जो असली जो पावर है, जो सोर्स ऑफ पावर है, वो इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर लाई करती है। ठीक है, द बेसिस ऑफ डोमिनेंस ऑफ पावर इज ओनरशिप ऑफ मीन्स ऑफ प्रोडक्शन। देखो जो मीन्स ऑफ प्रोडक्शन का ओनर होगा, यानी कि जो मालिक होगा, ऑब्वियसली बात है उसके हाथ में सारी पावर होगी। एक कंपनी के अंदर 1000 लोग काम करते हैं, एक उसका मालिक है, वो 1000 लोग मिलके भी उस कंपनी से उस मालिक को नहीं निकाल सकते, लेकिन वो जो मालिक है वो उन 1000 लोगों को निकाल सकता है। एक साथ नहीं निकाल सकता, भले ही निकाल भी सकता है, या धीरे धीरे भी निकाल सकता है, उसकी मर्जी है ना, उसकी कंपनी। तो वही कह रहे हैं, द रूलिंग क्लास, दोज हु ओन द मीन्स ऑफ प्रोडक्शन, यूजेस पावर टू एक्सप्लॉइट एंड ऑपरेस द सब्जेक्ट क्लास इन सोसाइटी और सोसाइटीज। यानी कि जो रूलिंग क्लास होती है, जो मीन्स ऑफ प्रोडक्शन के मालिक होते हैं, जो ओनर होते हैं, वो अपनी पावर का यूज करके जो लोअर क्लास है, जो वर्किंग क्लास है, उनको एक्सप्लॉइट करते हैं, उनको ऑपरेस करते हैं। मार्क्स ने एक थ्योरी भी दी थी, द क्लास थ्योरी ऑफ पावर, जिसमें उन्होंने बताया था सोसाइटी के अंदर 2 क्लास एग्जिस्ट करती हैं, है ना। ये मार्क्स की थ्योरी है, द क्लास थ्योरी ऑफ पावर, जिसमें उन्होंने बताया एक रिच होते हैं जो हैव्स होते हैं, जिनके पास सब है, एक पुअर होते हैं जो हैव नॉट होते हैं, जिनके पास कुछ नहीं है। इनको और भी कुछ शब्दों से जाना जाता है। हैव्स यानी कि जो रिच क्लास है, जो डोमिनेंट क्लास है, जो ओन करता है मीन्स ऑफ प्रोडक्शन को। हैव नॉट्स जो पुअर क्लास है, जो वीकर सेक्शन है सोसाइटी का, जो जिसको अपर क्लास ऑपरेस करती है, दबाती है। तो कुल मिला के मार्क्सिस्ट व्यू ऑन पावर है कि भाई इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर पावर लाई करती है, जो मालिक है उसके पास पावर है, वो कुछ भी कर सकता है, और जो वर्कर है उनके पास पावर नहीं है। ठीक है, अगला है नॉन मार्क्सिस्ट व्यू ऑन पावर। तो कुछ वेस्टर्न थिंकर्स हैं जिन्होंने पावर को बायोलॉजिकल कंसेप्ट बताया है। क्या है वो देख लेते हैं। पहला है जॉर्ज बोर्ड्यू। ही एम्फसाइज दैट पावर इन सोसाइटी वर बॉर्न टुगेदर। इनके हिसाब से जो पावर ऑफ सोसाइटी है, उन्होंने एक साथ जन्म लिया है, समाज बना है, तो वहाँ पे कुछ पावर्स भी हैं। अच्छा, आप ना इसको ऐसे लेके देखो कि एक छोटे से एग्जाम्पल लेते हैं, है ना। थोड़ा इमेजिन करो कि कुछ 100 लोग हैं जो एक साथ इकट्ठे हुए हैं, और वो 100 लोग में से अलग अलग एज ग्रुप के लोग हैं, अलग अलग रिलीजन के लोग हैं, अलग नॉर्म्स, अलग ओपिनियन, अलग रिचुअल, है ना, अलग कलर के, जेंडर, मतलब ऐसे ऐसे सब अलग अलग लोग हैं। 100 तो अलग जेंडर के नहीं हो सकते, मतलब मेल फीमेल, है ना। तो ऐसे करके हैं। तो अब देखो इतनी डाइवर्सिटी है। अब जब वो 100 लोग एक साथ आए हैं, तो वही है ना कि बहुत सारे क्लैशेस भी होंगे। तो वो जो 100 लोग हैं वो एक समाज है। अब उनमें क्लैशेस हो रहे हैं, तो उन्होंने फैसला लिया कि भाई कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस बना देते हैं, लॉ एंड ऑर्डर बना देते हैं, रूल्स एंड रेगुलेशंस बना देते हैं। तो अब ये क्या बन गया, अब ये आपकी सिविल सोसाइटी बन गई। ठीक है, जहाँ पे कुछ लॉ एंड ऑर्डर है, कुछ रूल्स रेगुलेशंस हैं। सोसाइटी से, समाज से क्या बनी, सिविल सोसाइटी। अब
कि भाई रूल्स रेगुलेशंस तो बना दिए लेकिन जो लोग इन्हें फॉलो नहीं कर रहे अब उनको कौन देखेगा। तो उसके लिए अब कोई अथॉरिटी भी चाहिए, कोई पावर में भी चाहिए। तो कोई पावर में भी आ गया जो सबको मॉनिटर कर रहा है। अब ये पॉलिटिकल सोसाइटी बन गई। और अब जब समाज है, लोग हैं, नियम कायदे कानून है, लॉ एंड ऑर्डर है, रूल्स रेगुलेशंस है, उनको चलाने वाला भी है, तो ऐसे आपका फिर एक पूरा स्टेट बन के आया। ठीक है, ये सोसाइटी से स्टेट बनने की जर्नी थी। तो इन सब के अकॉर्डिंग कहीं ना कहीं सबने जो पावर है उसको बायोलॉजिकल कंसेप्ट ही बताया कि समाज आया है तो पावर भी आई है। बाकी हम एक बार रीड कर लेते हैं फिर भी। जॉन विलियम के हिसाब से जो पावर है वो एक सोशल ऑर्गेनाइजेशन है जो कि सोशल ग्रुप से मिलती है। हर्बर्ट साइमन के हिसाब से जो पावर है उसको इन्फ्लुएंस भी आप कह सकते हो। ठीक है, जॉर्ज क्या कहते हैं, ही यूजेज द टर्म पावर एंड डिजायर द टर्म टू बी रिप्लेस बाय कंसेप्ट ऑफ कंट्रोल। ये कहते हैं कि पावर कुछ नहीं है, बस कंट्रोल से रिप्लेस कर दिया। अब देखो खुद ही देखो, अगर मैं बोलूँ किसी को, या मान लो आप किसी को बोलते हो कि मैं आज से तुम्हें कंट्रोल करूंगा या करूंगी, तो सामने वाला क्या बोलेगा कि क्यों, आप कौन, चलो अपना काम करो, है ना। कोई क्यों चाहेगा कोई इसको कंट्रोल करे। वहीं आप इसको थोड़ा डिप्लोमेटिकली बोल लो कि मेरे पास पावर है और मैं तुम्हें गाइड करूंगा, या मेरे पास पावर है मैं तुम्हें गाइड करूंगी और तुम्हें उसको ओबे करना है, फॉलो करना है। सामने वाला कहेगा हाँ गाइडेंस है, यानी मेरी ग्रोथ की बात हो रही है ना। तो यहाँ पे बस जॉर्ज के हिसाब से कंट्रोल को आप रिप्लेस कर दो पावर से, है ना, सॉरी पावर को रिप्लेस कर दो कंट्रोल से। अगला है स्टीवन लुकास। इन्होंने अपनी बुक में बताया है that according to him power has the ability to influence the pattern and process of decision making framework। कि जो पावर है वो आपको डिसीजन मेकिंग फ्रेमवर्क में जो उसका प्रोसेस है वहाँ पे आपका कंट्रीब्यूशन बढ़ा देती है। एक तरीके से समझ लो, छोटा सा एग्जांपल ले लेते हैं प्रेसिडेंट का। मान लो आप में से कोई चाहता है कि वो एक बहुत बड़ा फैसला ले इस देश के लिए, लेकिन आप नहीं ले सकते। क्यों? आप किसी अथॉरिटी पे नहीं हो, आप किसी पोजीशन पे नहीं हो, आपकी बात की वैल्यू नहीं की जाएगी। लेकिन अगर आप कल को प्रेसिडेंट बन जाते हो तो वही जो देश का फैसला अभी तक आप पोजीशन पे नहीं थे, है ना, तो उसकी कोई वैल्यू नहीं थी, अब उसकी बहुत वैल्यू है। अब आपने अपने मुंह से एक बात निकाली, अब पूरे मंत्री और सब प्राइम मिनिस्टर और वाइस प्रेसिडेंट और ये वो सब मिल गए, सब बैठ गए कि प्रेसिडेंट जी ने कुछ बोला है कि कुछ ऐसा हमें करना चाहिए, है ना। तो पावर में बहुत पावर होती है। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। What do you mean by legitimation and obligation? लेजिटिमेशन और ऑब्लिगेशन क्या होता है? ठीक है, पहले देखते हैं लेजिटिमेशन। अगर आप अभी तक वीडियो में बने हुए हो और आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो अभी एक लाइक और कमेंट जरूर कर देना। ठीक है, चलो लेजिटिमेशन और ऑब्लिगेशन रिलेटेड कंसेप्ट होते हैं, दोनों एक दूसरे के क्लेम को स्ट्रेंथन करते हैं। कैसे? देखो आसान भाषा में समझते हैं। लेजिटिमेशन का मतलब होता है लीगलाइजेशन, यानी क्या चीज़ है लीगल है। जैसे अभी मैंने एग्जांपल दिया था ना, आप प्रेसिडेंट नहीं हो तो आपकी बात की कोई वैल्यू नहीं है, लेकिन जब आप एक अथॉरिटी पे हो, आपके पास पावर है, आप एक पोजीशन पे हो, लीगली आपके पास राइट है और आपका काम ही यही है कि आप डिसीजन लो भाई, है ना। तो लेजिटिमेशन यानी किसी चीज को लीगल बनाना। ऑब्लिगेशन यानी ड्यूटी, है ना, जो भी लीगल है उसने जो कहा है उसको ओबे करना। ऑब्लिगेशन मीन्स द एक्ट ऑफ बाइंडिंग वन सेल्फ इम्प्लाइज अ ड्यूटी, टू ऑब्लिज मीन्स टू हैव अ ड्यूटी। ठीक है, legitimation is a recognized right to rule and authority. For example, a government is considered legitimate if people under it recognize it as rightful. Legitimation is related to what is lawful. Literally, it means to make lawful. It demands for a set of norms, principles, rules, regulations on the basis of which the state exercise the power. वही सारी चीज़ें लिखी हुई हैं। Legitimation का मतलब होता है right to rule and authority, कि अब आपके पास एक अथॉरिटी है ना, आपको वहाँ पे रूल करना है। ठीक है, जैसे हम सरकार को चुनते हैं, मान लो हमारे सामने अभी कोई इंसान आदमी कोई खड़ा हुआ है, ठीक है, अभी वो किसी पोजीशन पे नहीं है, वो कोई फैसला नहीं ले सकता, वो इलेक्शन में खड़ा हुआ, हम सबने वोट दिया और वो जीत गया, तो हमने उसको एक लीगल पोजीशन दी है कि भैया तुम अब फैसले लो, तुम्हारा काम ही यही है, तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी, तुम्हारी ड्यूटी ही यही है। ठीक है, यही होता है लेजिटिमेशन। देखो वही वाली चीज अगेन, लेजिटिमेशन का मतलब होता है पावर, यानी कि अथॉरिटी, यानी कि राइटफुलनेस। ठीक है, the term legitimacy and authority sometimes be used synonymously. However, people are said to have authority, whereas it is a political system that are described as legitimate. For example, a president can exercise power and authority because the position is fully legitimated by a society as a whole. ठीक है, या फिर प्रेसिडेंट का भी मैं एग्जाम्पल ले लेता, यहाँ पे मैं एक जज का एग्जाम्पल ले लेते हैं। आप
मतलब आप देख रहे हो कहीं पे कुछ गलत हो रहा है ना, कोई केस है, आपको उसको सॉल्व करना है, मतलब आपको नहीं करना है बट आप चाह रहे हो आप सॉल्व कर लो, तो आपकी बात का इतना महत्व नहीं होगा, भले ही आपने बहुत सही फैसला दिया है ना। क्यों? आप किसी पोजीशन पे नहीं हो, है ना। लेकिन अगर वही आप कोर्ट में बैठे हो और आप एक जज की पोजीशन होल्ड करते हो, तो वही बात आपकी लिख दी जाएगी और वही फैसला बना दिया जाएगा, है ना। जैसे जो एक पुलिस वाला होता है, उसकी जो रिस्पेक्ट है, बोलते हैं ना, वो रिस्पेक्ट उस वर्दी की होती है। जो वकील है उसकी रिस्पेक्ट उस वर्दी की होती है, जज की जो कुर्सी है उसकी इज्जत होती है, तो आपकी पोजीशन की जो चीज लीगल है उसकी रिस्पेक्ट की जाती है, ठीक है। अगला है ऑब्लिगेशन। तो देखो ऑब्लिगेशन का बहुत सिंपल सा मीनिंग होता है ऑब्लिगेट करना, यानी कि आपको कुछ ड्यूटी मिलती है वो आपको परफॉर्म करनी है। ये हमने पहले जो वीडियोस जो हमने यूनिट वाइज करी है उसमें हमने काफ़ी बार डिस्कस किया है। जब आपको राइट्स मिलते हैं तो आपको राइट्स के साथ ड्यूटी भी मिलती है। ऑब्लिगेशन का मतलब यही होता है। मेरे पास राइट टू लाइफ है, ठीक है, सामने वाले के पास भी राइट टू लाइफ है, तो यहाँ पे मेरी राइट जो मुझे मिले हैं उसके साथ मुझे एक ड्यूटी भी मिली है कि मुझे खुद का राइट टू लाइफ एंजॉय करते करते किसी और को हार्म नहीं पहुंचाना है, क्योंकि उसके पास भी तो है। तो मैं जी रही हूँ, ये मेरा अधिकार है, मैं सामने वाले की भी एक तरीके से सुरक्षा कर रही हूँ, सुरक्षा इन द सेंस की सिक्योरिटी प्रोवाइड नहीं कर रही, लेकिन मैं उसको हार्म भी नहीं कर रही, ठीक है, तो ये मेरी ड्यूटी है, ठीक है। चलो अगला है क्वेश्चन नंबर 6, एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ गांधीयन कंसेप्ट ऑफ सत्याग्रह एंड पैसिव रेजिस्टेंस। बहुत इजी टॉपिक है, आप सभी बहुत अच्छे से पढ़ के आए होगे इसको, पहले हमने पढ़ा है ये बचपन में, ठीक है। सत्याग्रह दो शब्दों से मिलकर बना है। सत्य का मतलब होता है ट्रुथ यानी कि सच, आग्रह यानी रिक्वेस्ट करना, किसी चीज के प्रति और किसी चीज के लिए आग्रह करना, राइट। तो सत्याग्रह का मतलब होता है पीसफुल रिक्वेस्ट, यानी कि रिक्वेस्ट करना बहुत शांतिपूर्ण तरीके से, सच के लिए रिक्वेस्ट करना, ठीक है। और ये कंसेप्ट कौन लेके आया था? गांधी जी लेके आए थे। गांधी यूज्ड सत्याग्रह इन द इंडियन इंडिपेंडेंस मूवमेंट एंड ऑल्सो ड्यूरिंग हिज प्रीवियस स्ट्रगल इन साउथ अफ्रीका। साउथ अफ्रीका के अंदर और भारत में भी जो भी इन्होंने स्ट्रगल किया है उस सब में इन्होंने पीसफुल को एग्जिस्टेंस या फिर आप कह सकते हो सत्याग्रह का सहारा लिया है, सच की लड़ाई लड़ी है शांतिपूर्ण तरीके से, नॉन वायलेंट तरीके से, राइट। गांधी जी का मानना है अगर आप किसी चीज से सहमत नहीं हो, डिसएग्री करते हो, सामने वाला कोई चीज सही नहीं कर रहा, जरूरी नहीं आप वायलेंट हो जाओ, है ना, या फिर आप ऐसे ना एक बहुत ऐसे आक्रोश और ऐसे बहुत ही लड़ाई झगड़ा मारपीट ये सब कर दो, नहीं, आप पीसफुल तरीके से भी सामने वाले को अपना गुस्सा दिखा सकते हो। इट अपहोल्ड्स द बिलीफ दैट इफ द कॉज इज ट्रू and the fight is against injustice, then there is no need for physical force or coercion against the oppressor. According to गांधी, सत्याग्रह एक यूनिक वेपन है जिसको आप इनजस्टिस के खिलाफ लड़ सकते हो, ठीक है। कुछ यहाँ पे एग्जांपल्स दिए हुए हैं गांधीन कंसेप्ट ऑफ सत्याग्रह के। सबसे पहला जो है वो है चंपारण बिहार के अंदर। वहाँ पे क्या था, जो ब्रिटिशर्स थे वो पीजेंट्स को फोर्स कर रहे थे कि वो इंडिगो यानी नील की खेती करें, लेकिन नील की खेती करने के बाद जो ज़मीन है, जो सॉइल है, वो फर्टाइल नहीं रहती है, तो उससे बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहा था किसानों को। तो वहाँ पे पहली बार इन्होंने सत्याग्रह किया यहाँ पे, ठीक है, चंपारण बिहार में। उसके बाद दूसरा होता है गुजरात के खेड़ा के अंदर पीजेंट सत्याग्रह, जहाँ पे जो हाई रेवेन्यू की डिमांड जो ब्रिटिश गवर्नमेंट कर रही थी उनके खिलाफ किया गया, ठीक है। इसके बाद क्योंकि वहाँ पे ना उस टाइम 3 काठी सिस्टम होता था, है ना। इसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें थी, हमने पहले वीडियोस में डिटेल में किया है, अभी ये पीवाई की वीडियो तो इसको शॉर्ट ही रखते हैं। अगला है अहमदाबाद के अंदर जो साराभाई टेक्सटाइल मिल्स था, वहाँ पे लेबर डिस्प्यूट था, उसको रिजॉल्व करने के लिए यहाँ पे सत्याग्रह हुआ था, ठीक है। और लकीली कह लो या जो भी, यहाँ पे जो गांधी जी ने मोरल प्रेशर डाला ब्रिटिशर्स के ऊपर और टेक्सटाइल मिल्स के जो ओनर्स थे उनके ऊपर, तो यहाँ पे जो डिस्प्यूट था उसकी हैप्पी एंडिंग हुई, यानी तीनों में ही इनकी जीत हुई। अब ये जो पहले दो थे, बिहार के चंपारण में जो इंडिगो प्लांटर्स थे और जो गुजरात के खेड़ा में पीजेंट्स थे, ये तो आपके एग्रेरियन इकोनॉमी से जुड़े हुए हैं, ठीक है। जो ये अहमदाबाद में साराभाई टेक्सटाइल मिल्स का था, ये आपका इंडस्ट्रियल रिलेशन से जुड़ा हुआ है, ठीक है। फॉर गांधी अहिंसा, नॉन वायलेंस एंड ट्रुथ वर इनसेपरेबल। गांधी जी के अकॉर्डिंग जो अहिंसा यानी कि नॉन वायलेंस है और जो ट्रुथ है वो इनसेपरेबल है। इनका मानना है अहिंसा इज द मीन्स एंड ट्रुथ इज द एंड। ये बहुत सिंपल नहीं है, बहुत डीप और बहुत मीनिंगफुल लाइन है। इनके हिसाब से जो एंड है, आप एंड कुछ भी मान लो एंड मृत्यु है, डेथ है,
है ना। तो उस डेथ तक अगर हमें पहुंचना है तो जो मीन्स यानी जो रास्ता हम चुन रहे हैं वो अच्छा होना चाहिए, मॉरल होना चाहिए, एथिकल होना चाहिए, पीसफुल होना चाहिए, ट्रूथफुल होना चाहिए। जैसे अगर आप एग्जाम में अच्छा स्कोर करना चाहते हो तो आप पूरा एक साल या कुछ ना पढ़ो और फिर एक दो दिन में पूरी चीटिंग की प्लानिंग कर लो, जाते ही वहाँ सेटिंग बिठा लो कि भाई ये मुझे दिखा देना ऐसे करके, है ना। तो आपका एंड गोल क्या है? अच्छे मार्क्स लाना। आपने रास्ता क्या चुना? गलत, तो रिजल्ट भी गलत ही आएगा। तो अहिंसा इज द मीन्स एंड ट्रुथ इज द एंड। ठीक है, यही सब आगे भी लिखा हुआ है कि गांधी जी सपोर्ट करते थे अहिंसा को, सत्याग्रह को, ठीक है, और अपोज करते थे किसी भी प्रकार के वायलेंस को। क्वेश्चन नंबर 7, व्हाट आर द कॉजेज एंड फॉर्म्स ऑफ पॉलिटिकल वायलेंस? पॉलिटिकल वायलेंस के कॉजेज और उनके फॉर्म्स क्या होते हैं? पॉलिटिकल वायलेंस क्यों होता है, किसकी वजह से होता है, किस फॉर्म्स में होता है? देखो, पॉलिटिकल वायलेंस होता है सोशल टेंशन की वजह से। सोशल टेंशन क्या होती है? किसी भी रीजन की वजह से हो सकती है, अभी हम आगे डिस्कस करेंगे। नॉर्मली जो पॉलिटिकल वायलेंस होता है वो स्टेट के खिलाफ किया जाता है, जब एक स्टेट अपना काम अच्छे से ना करे और जब एक स्टेट जिसका काम ही न्याय दिलाना है वो खुद ही सोर्स बन जाए इनजस्टिस का और रिप्रेशन का, तब क्या होता है? तब स्टेट के खिलाफ पॉलिटिकल वायलेंस किया जाता है। ठीक है, political violence is a result of social tension which develop due to different reasons. Normally political violence is directed against the state because the state is considered the chief source of injustice and oppression. As a result, different sections of society are taking resource to violence to solve their problems. अपनी problems को solve करने के लिए जो भी sections होते हैं, जो भी नाराज होते हैं state से, या जो भी मतलब इनके ऐसा होता है ना कि सरकार कोई पॉलिसी लेके आई, कोई कानून लेके आई, तो एक पर्टिकुलर सेक्शन समाज में होगा ही होगा जो उससे असहमत होगा। ऐसा हो ही नहीं सकता कि सरकार कोई पॉलिसी, कोई कानून या कुछ लेके आए और उससे पूरी जनता सब खुश, है ना। तो जो लोग खुश नहीं है वही वॉयलेंस करते हैं। कॉजेज क्या होते हैं? पहला है जनरल कॉज, दूसरा है नेशनल सेल्फ डिटर्मिनेशन, तीसरा है आइडियोलॉजी, चौथा है रिलीजियस एंड एथनिक कॉन्फ्लिक्ट, पांचवा है इकोनॉमिक कंडीशन एंड द कंसेप्ट ऑफ रिलेटिव डिप्राइवेशन, और अगला है सपोर्ट बाय नेबरिंग कंट्रीज। क्या होते हैं ये? देखो, जैसे सेल्फ डिटर्मिनेशन के लिए हुआ था, जैसे आज़ादी के बाद जब राज्यों को मिलाया जा रहा था भारत में, तब बहुत सारी जगह ऐसे लड़ाई झगड़े बहुत बड़े लेवल पे दंगे फसाद हो गए थे, नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स की भी बात करें तो। ठीक है, इसके अलावा जब आइडियोलॉजी नहीं मैच करती है तब पॉलिटिकल वायलेंस हो जाते हैं। रिलीजियस एथनिक कॉन्फ्लिक्ट्स हो जाते हैं, जैसे मान लो एग्जांपल 3 तलाक का जब आया था, बहुत सारे, मैं सिर्फ मुस्लिम्स की बात कर रही हूँ, बहुत सारे मुस्लिम ऐसे थे जो उससे खुश थे, कुछ ऐसे भी थे जो ना खुश थे, जो ना खुश थे उन्होंने पॉलिटिकल वायलेंस किया। और ये किसी भी रिलीजन के अंदर हो सकता है। ठीक है, इसके अलावा जैसे मतलब जो हिंदू हैं वो भी कर सकते हैं कि भाई इंडिया के अंदर हम इक्वालिटी, सेक्युलरिज्म, जस्टिस, इन सब के बारे में बात करते हैं, बट सिर्फ हिंदू टेम्पल्स ही ऐसे हैं जो कि टैक्स पे करते हैं। इसके अलावा कोई भी अदर रिलीजन के जो रिलीजियस या फिर जो होली प्लेसेस हैं वो टैक्स पे नहीं करते हैं। तो वाई सिर्फ हिंदू ही क्यों, है ना, वाई? तो ये भी कारण बन सकता है पॉलिटिकल वायलेंस का। ठीक है, अगला है इकोनॉमिक कंडीशंस या जनरल कॉज हो सकता है, यानी कि महंगाई बहुत ज़्यादा बढ़ जाए तो भी लोग गुस्से में आ सकते हैं। आम आदमी कितना ही अफोर्ड कर लेगा, है ना। और अगला है सपोर्ट बाय नेबरिंग कंट्री, जैसे पंजाब के कुछ जगह के अंदर अभी ड्रोन से बहुत ज़्यादा ड्रग सप्लाई हो रहे थे, वो पकड़े गए, हथियार सप्लाई हो रहे थे, ऐसे कश्मीर के अंदर होता है। तो ये सभी पॉलिटिकल वायलेंस का कारण बनते हैं। ठीक है, अगला है फॉर्म्स ऑफ पॉलिटिकल वायलेंस। क्या क्या फॉर्म्स होती हैं भाई? सरकार के खिलाफ धरना प्रदर्शन कर सकते हो, टेररिज्म बहुत बड़ी फॉर्म होती है, वॉर भी हो सकती है पूरी प्रॉपर, है ना, जैसे अभी कश्मीर का केस बना हुआ है, या फिर मिलिट्री रिवॉल्ट्स हो सकते हैं, पूरा टेक ओवर भी किया जा सकता है। तो बहुत सारी अदर फॉर्म्स भी होती हैं। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 8, व्हाट इज क्लासिकल लिबरलिज्म? इसको नेगेटिव लिबरलिज्म भी बोलते हैं। ठीक है, डिस्कस इट्स कैरेक्टरिस्टिक्स, इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में पढ़ते हैं। चलो, लिबरलिज्म इज अ डोमिनेंट आइडियोलॉजी ऑफ द प्रेजेंट डे वेस्टर्न वर्ल्ड। आज के बारे में बात किया जाए तो वेस्टर्न वर्ल्ड में प्रेजेंट टाइम पे, प्रेजेंट डे में लिबरलिज्म एक बहुत डोमिनेंट आइडियोलॉजी है। लिबरलिज्म लेटिन वर्ड लिबर से आया, जिसका मतलब होता है फ्री, विच मीन्स फ्री। कुल मिला के ये एक ऐसी आइडियोलॉजी है जिसे समाज से कोई मतलब नहीं, जिसे सिर्फ खुद से मतलब है। खुद से मतलब कि सिर्फ एक इंडिविजुअल की फ्रीडम, उसकी लिबर्टी, उसकी न्याय, उसका ही सब एक इंडिविजुअल के बारे में बात हो रही है। ठीक है, और ये वही आइडियोलॉजी है, मतलब ये ऐसी आइडियोलॉजी है जो जहाँ पे लोगों ने शुरू किया था फ्रीडम
से लेके और बाद में फिर यही एलीट बन गए, ठीक है। कैसे? As an ideology and way of life, it reflects the economic, social, political aspirations of the rising middle class, which later on became the capitalist class. साथ ही बहुत डायनामिक और फ्लेक्सिबल कंसेप्ट भी है। कैसे? यहाँ पे फ्री की बात हो रही है, फ्री तो सब कुछ होता है। एक इंडिविजुअल के लिए आप पॉलिटिकली फ्री की बात कर लो कि उसके ऊपर कोई ऐसे रेस्ट्रिक्शंस ना हो, कोई लिमिट्स ना हो, है ना। इसके अलावा आप इकोनॉमी की बात कर लो, इकोनॉमिकली कोई फ्री है, कोई बिजनेस चला रहा है, उसको कोई टैक्स वैक्स नहीं पे करना, कोई टैरिफ वैरिफ कुछ नहीं है, फ्री मार्केट है सब, है ना। या पॉलिटिकली फ्री, सोशली फ्री, ऐसे एक फ्रीडम, एक इंडिविजुअल की फ्रीडम बहुत वास्ट है। ये बहुत डायनेमिक, बहुत फ्लेक्सिबल कंसेप्ट है, कॉन्टिन्यूसली चेंज होता आ रहा है। बहुत सारी चीज़ें डिस्कार्ड हुई हैं, बहुत सारी चीज़ें इसमें एड ऑन भी हुई हैं। बात करते हैं क्लासिकल लिबरलिज्म की आइडियोलॉजी के बारे में। ये क्लासिकल लिबरलिज्म है, ये नेगेटिव लिबरलिज्म है। इससे अगला पढ़ेंगे पॉजिटिव, एग्जाम में एक पूछा जाता है। क्लासिकल लिबरलिज्म इज कॉल्ड बाय डिफरेंट नेम्स लाइक, अच्छा देखो ये ना क्लासिकल लिबरलिज्म भी एग्जाम में पूछ सकते हैं, या फिर नेगेटिव लिबरलिज्म, इंडिविजुअलिस्टिक लिबरलिज्म, लेजर फेयर, फ्री मार्केट, इंटीग्रल और ओरिजिनल लिबरलिज्म करके भी क्वेश्चन में एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। कुछ प्रोमिनेंट थिंकर्स हैं, थिंकर्स आप याद करके जरूर जाना, ठीक है। क्योंकि देखो बना बनू के तो एग्जाम में कोई भी आंसर लिख के आ जाता है, कोई भी इन द सेंस जो थोड़ी बहुत भी नॉलेज होगी, ठीक है। लेकिन जब आप एक या दो थिंकर्स को हाईलाइट करके लिख के आ जाते हो ना, तो सामने वाले को भी लगता है कि हाँ कुछ तो पढ़ा हुआ है ना। भाई आपको मैंने बोल दिया सस्टेनेबल डेवलपमेंट के ऊपर ऐसे लिखो, तो अगर आप थोड़े बहुत ऐसे इंटरेस्टेड हो पढ़ाई लिखाई में या आपको इंटरेस्ट है तो आप बना बनू के लिखे आओगे आंसर। लेकिन अगर आपने उसको पढ़ा है और आप वहाँ पे लिखे आओगे कि भाई ये कमीशन बैठी थी, इसने ये स्टेटमेंट दी थी, या ये हमारे गोल्स हैं, वो है ना, थोड़ी डीप बातें या कुछ नाम एक दो लिखे आओगे, तो सामने वाले को लगेगा कि हाँ भाई कुछ तो पढ़ा है ना। तो थिंकर्स याद करके जाना। क्लासिकल लिबरलिज्म के प्रोमिनेंट थिंकर्स कौन कौन है? थॉमस हॉब्स, जॉन लॉक, एडम स्मिथ, माल्थस, रिकार्डो, बेंथम, जेम्स मिल, जॉन स्टुअर्ट मिल, हर्बर्ट स्पेंसर, विलियम सीनियर और थॉमस पे, ठीक है। इन क्लासिकल लिबरलिज्म दे कैटेगराइज्ड हायरार्किकल स्ट्रक्चर। अच्छा देखो क्लासिकल लिबरलिज्म को नेगेटिव लिबरलिज्म क्यों बोलते हैं? तो यहाँ पे एक साइड तो ये कह रहे हैं कि हर एक इंडिविजुअल के पास लिबर्टी होनी चाहिए, है ना, वो फ्री होना चाहिए, कोई रेस्ट्रिक्शन, कोई बाउंडेशन, कोई लिमिट कुछ नहीं होना चाहिए। वहीं पे यहाँ पे एक हायरार्की चल रही है। क्या? सबसे ऊपर होते थे क्राइस्ट पॉप, चर्च के जो पॉप होते हैं, हाईएस्ट सुप्रीम पावर यही होती थी। इसके बाद होते थे किंग, किंग के बाद होते थे फ्यूडल लॉर्ड्स, फ्यूडल लॉर्ड्स के बाद होते थे लैंड लॉर्ड्स, और लैंड लॉर्ड्स के बाद होते थे पीजेंट्स। तो यहाँ पे वो जो आज़ादी की बात हो रही है वो किसके लिए हो रही है? क्राइस्ट पॉप के बारे में, किंग के बारे में, फ्यूडल लॉर्ड्स के बारे में, लैंड लॉर्ड्स के बारे में, जो कि कुछ चंद एलीट क्लास के लोग हैं। व्हाट अबाउट द पीजेंट्स या फार्मर्स, जो कि बहुत ज़्यादा संख्या में है ना। तो इसी हायरार्की को ख़त्म करने के लिए क्या होता है? द रिफॉर्मेशन मूवमेंट ब्रॉक दिस हायरार्किकल अथॉरिटी ऑफ चर्च। जो रिफॉर्मेशन मूवमेंट होता है वो इस हायरार्की को तोड़ देता है, ब्रेक कर देता है, ठीक है। डिमांड उठती है कि पॉलिटिकल सोशल रिफॉर्म लाए जाएं। फ्री ट्रेड के लिए डिमांड उठती है, फ्रीडम फ्रॉम रेस्ट्रिक्शन, कि भाई सारी रेस्ट्रिक्शन हटा दो, साथ में जो इंटरेस्ट है उसको भी कम करो। इसके अलावा जो भी ट्रेड में बैरियर्स वगैरह का काम करते हैं, जो भी टैरिफ्स हैं उनको हटाओ, टैक्स को हटा दो, है ना। The medieval ages, based on the privileges of a few in which individual liberty, equality, right essential are totally absent। यहाँ पे जो लिबर्टी की बात हो रही थी ना, ये लोग अपने लिए लड़ रहे हैं, उनके पास सारी लिबर्टी है, सारी आज़ादी है। भाई सबसे पहले तो पॉप बैठे हैं, पॉप के बाद किंग, किंग के बाद फ्यूडल, फ्यूडल के बाद लैंडलॉर्ड, तब जाके बेचारे पीजेंट के हाथ में कुछ आता है, क्या ही बचता होगा, है ना। कोई पावर ही नहीं है उसके पास, तो कोई अधिकार ही नहीं है। द बर्थ ऑफ द मॉडर्न पीरियड स्टार्ट्स विद द प्रोटेस्ट अगेंस्ट द प्रिविलेज अथॉरिटी। Liberalism says that every individual must have their rights to life, liberty and property। देखो लिबरलिज्म में मानना है कि भाई हर किसी के पास राइट टू लाइफ होना चाहिए, राइट टू लिबर्टी होना चाहिए, राइट टू प्रॉपर्टी होना चाहिए। दिस टाइप ऑफ लिबर्टी आर सीन एज नेगेटिव लिबर्टी, लिबर्टी इज एब्सेंस ऑफ रेस्ट्रेंट्स। अब ऐसी लिबर्टी, ऐसी आज़ादी जिसमें आपकी कोई लिमिटेशंस ना हो, कोई रेस्ट्रिक्शंस ना हो, उसे नेगेटिव बोला जाता है। क्यों? एक छोटे से एग्जांपल से समझते हैं। मैं आपको एग्जांपल इसलिए बताती हूँ ताकि एग्जाम में आपको कहीं ना कहीं कंसेप्ट याद नहीं तो वो एग्जांपल से आप रिलेट कर पाओ, ठीक है। मान लो कि आप जहाँ रहते हो एरिया अच्छा नहीं है, रात को 11 बजे आप बाहर जाने के लिए बोल रहे हो, बट घर वाले आपको मना कर रहे हैं। अब आप क्या कह रहे हो कि मेरे पास लिबर्टी है, फ्रीडम है, मेरे पास आज़ादी, मैं बाहर जा सकती हूँ या जा सकता हूँ, लेकिन
अगर वो आपको रोक रहे हैं, यानी वो कुछ लिमिटेशंस लगा रहे हैं, तो वो आपको अच्छे के लिए लगा रहे हैं, आपके अच्छे के लिए लगा रहे हैं। तो वो जो लिबर्टी है वो पॉजिटिव लिबर्टी है। पॉजिटिव लिबर्टी कैसे? क्योंकि वहां पे कुछ लिमिटेशन है जो आपके फायदे के लिए ही है। लेकिन व्हाट इफ अगर वो बोले कि हाँ बेटा जाओ, 11 ही तो बजे, अभी आप बाहर जाओ, बिल्कुल भी एरिया सेफ नहीं है, कुछ भी अच्छा नहीं है, बट आपके ऊपर कोई लिमिटेशन नहीं है, आपका जब मन कर रहा है आ रहे हो, जब मन कर रहा है जा रहे हो, तो वहां पे वो एरिया सेफ नहीं है, यानी आपके लिए खतरा है, तो वहां पे कोई रेस्ट्रिक्शन ही नहीं है, तो वो तो नेगेटिव लिबर्टी हुई ना। ऐसे ही मैंने बताया था, आपके पास राइट टू लाइफ है, सामने वाले के पास भी है। अगर आपको पूरी आजादी दे दी जाए, आप तो लड़ाई में सामने वाले को जान से मार दोगे, इसलिए वहां पे आपको ड्यूटी भी दी है कि भाई आपको सामने वाले को भी कुछ नहीं करना। ठीक है, अगला है क्वेश्चन नंबर 9, व्हाट इज पॉजिटिव लिबरलिज्म। अभी जो हमने पढ़ाया उसका ऑपोजिट है। ठीक है, आ जाओ। इट इज अ कंसेप्ट ऑफ गवर्नमेंट इन विच द स्टेट प्लेज अ की रोल इन द प्रोटेक्शन एंड प्रमोशन ऑफ इकोनॉमिक सोशल वेलबींग ऑफ इट्स सिटीजन। एक अच्छी सरकार वो होती है, एक अच्छा राज्य वो होता है जो अपने सिटीजन के वेलबींग के बारे में सोचे, उनकी ग्रोथ पे ध्यान दे, उनके डेवलपमेंट पे ध्यान दे, उनके इकोनॉमिक सोशल पॉलिटिकल वेलबींग के बारे में सोचे, साथ ही उनको प्रोटेक्शन प्रोवाइड कराए। ठीक है, एक वेलफेयर स्टेट कुछ प्रिंसिपल्स के ऊपर बेस्ड होता है। वो प्रिंसिपल्स क्या होता है? इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी, सबको इक्वल अपॉर्चुनिटी देना, इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन करना वेल्थ का। एक अच्छा राजा वही होता है जो अपनी, बोलते हैं ना, एक अच्छा राजा वो होता है जो अपनी प्रजा के लिए काम करता है, ऐसे एक अच्छा राज्य वही होता है जो अपनी जो जनता होती है उसके लिए काम करता है। इट ऑल्सो फोकसेज ऑन द गवर्नमेंटल रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर दोज हु आर अनेबल टू अवेल देमसेल्फ ऑफ द मिनिमल प्रोविजन ऑफ अ गुड लाइफ। अब ये जो लिबरलिज्म वाले थे, इनके हिसाब से तो हर चीज बस प्राइवेट हो जाएगी। हर चीज प्राइवेट मतलब सरकारी स्कूल नहीं होंगे, सरकारी रोड रोड कौन बनाएगा, है ना, सरकारी हॉस्पिटल नहीं होंगे, सरकारी स्कूल नहीं होंगे, सरकारी पार्क नहीं होंगे, सरकारी डिस्पेंसरी नहीं होंगी, सरकारी ट्रांसपोर्ट नहीं होगा, यानी कि सब प्राइवेट। यानी कि ऐसा जो समाज वे वर्ग है, ऐसा जो सेक्शन है सोसाइटी का जो खुद से बेसिक चीजों को भी अफोर्ड नहीं कर सकता, वो कैसे अपनी, मतलब कैसे सर्वाइव करेंगे, कैसे अपनी लाइफ को आगे लेके जाएंगे, है ना। वेलफेयर स्टेट का काम क्या होता है? It focuses on the governmental responsibility for those who are unable to avail themselves of the minimal provision of a good life. Under this system, the welfare of its citizens is a responsibility of the state. ठीक है, यहाँ पे कुछ फंक्शंस है वेलफेयर स्टेट को जो परफॉर्म करने होते हैं। पहला है टू प्रोटेक्ट लाइफ एंड प्रॉपर्टी, अपने जो लोग हैं, जो सिटीजन्स हैं, उनकी लाइफ और प्रॉपर्टी को प्रोटेक्ट करना। एक्सटर्नल इन्वेजन से, बाहरी खतरे से प्रोटेक्ट करना। लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करके रखना। दूसरे देशों के साथ अच्छे रिलेशन बनाना। मतलब देखो ऐसा है कि जैसे अगर हम मोदी जी का एग्जांपल ले लें, तो ऐसा कुछ अभी बीच में हुआ था ना कि बाहर जाते हैं दूसरे देशों में, तो आज के टाइम पे हमें वो चीज़ कितनी काम आ रही है कि दूसरे देश भी हमारे साथ खड़े हुए हैं, है ना। इसके अलावा जुडिशियल एडमिनिस्ट्रेशन, एजुकेशन स्प्रेड करना, अच्छे अच्छे हॉस्पिटल बनाना, अच्छी फैसिलिटी देना, अच्छे स्कूल्स बनाना, हर घर तक पानी पहुंचाना, है ना, रोड पहुंचाना, ये, और पॉवर्टी खत्म करना, सोशल इकोनॉमिक सिक्योरिटी देना, अच्छी हेल्थ, ये सारे काम होते हैं एक वेलफेयर स्टेट के। इसलिए हम इसको पॉजिटिव लिबरलिज्म कहते हैं। इट इज अ सॉर्ट ऑफ स्टेट विच प्रोवाइड्स social service to all citizens, protect the weaker section and tries to reduce the gap between the rich and poor. ठीक है, लास्ट बट नॉट द लीस्ट क्वेश्चन नंबर 10, इलाबोरेट अपॉन लिबर्टेरियनिज्म। ये लिबरलिज्म कौन सा वाला? पहले वाला, नेगेटिव वाला, क्लासिकल, ये उसकी प्रो फॉर्म है। ठीक है, चलो। लिबर्टेरियनिज्म मीन्स फ्री विल और फ्री एडवोकेसी ऑफ लिबर्टी। मतलब ये ना इंडिविजुअलिज्म की बहुत रेडिकल फॉर्म है, प्योर कैपिटलिस्ट इकोनॉमी। ठीक है, ये प्रो लिबर्टी मूवमेंट है, ये लोग चलाते हैं, ये लोग प्रमोट करते हैं कि गवर्नमेंट को बहुत लिमिटेड होना चाहिए, फ्री मार्केट कर देनी चाहिए, और सिविलियंस को पूरी लिबर्टी, आज़ादी दे देनी चाहिए। दे बिलीव दैट द गवर्नमेंट शुड हैव मिनिमल इन्वॉल्वमेंट इन सोसाइटी। समाज के अंदर, सोसाइटी के अंदर सरकार का जो इन्वॉल्वमेंट है उसको बिल्कुल बहुत ख़त्म कर दो, है ना, कम भी नहीं, ख़त्म कर दो। दे सपोर्ट रिड्यूस गवर्नमेंट, स्मॉलर गवर्नमेंट, फ्री एंटरप्राइज, पर्सनल लिबर्टी। सरकार के रोल को कम कर दो या ख़त्म ही कर दो, है ना, सब प्राइवेटाइज। These are their viewpoints. Libertarianism is a political philosophy which advocates for the maximization of individual liberty and minimization of government interventions. देखो वही सारी चीज़ें हैं कि ये मतलब प्रो फॉर्म है क्लासिकल या फिर नेगेटिव लिबरलिज्म की। इन्हें इतनी ज़्यादा आज़ादी चाहिए, ये कह रहे हैं कि देखो सरकार नहीं होगी तो हमें टैक्स नहीं पे करना पड़ेगा, टैक्स नहीं पे करना पड़ेगा यानी कोई बैरियर्स नहीं होंगे, कोई टैरिफ नहीं होंगे, हम फ्री मार्केट, फ्री ट्रेड, सब अपना खा रहे हैं, कमा रहे हैं, सब अपनी जेब में जा रहा है ना।
It is based on the belief that individuals are the best judges of their own interest and that the government should not interfere with them. इनके हिसाब से एक इंडिविजुअल को पता है उसके लिए क्या सही है क्या गलत है, तो सरकार को बीच में इंटरफेयर करने की कोई ज़रूरत नहीं है. आसान भाषा में यही बोलेगी. ठीक है. आखिरी है इंडिविजुअलिज्म. इंडिविजुअलिज्म में एक इंडिविजुअल के बारे में बात कर रहे हैं सबसे ऊपर. जैसे जॉन ऑस्टिन ने सोवरेन लॉ मेकर को सबसे ऊपर बिठा दिया था ना, ये लिबर्टेरियनिज्म वालों ने इंडिविजुअलिज्म को एक इंडिविजुअल को सबसे ऊपर बिठा दिया. कोई समाज, कोई राज्य, कोई ग्रुप, कोई ऊपर नहीं है कि इंडिविजुअल उसकी फ्रीडम वो ऊपर है. इंडिविजुअलिज्म इज अ पॉलिटिकल एंड सोशल आइडियोलॉजी दैट फोकस ऑन वन पर्सन मॉरल वैल्यू. ये सिर्फ एक इंसान के बारे में बात करते हैं. द नोशन प्रमोट इंडिपेंडेंस एंड सेल्फ सफिशिएंसी, आर्ग्यूइंग दैट interest of one's individual should keep above the state, above the community, above the group identity. Individualism focus on the independence of individuals rather than social cooperation within group. इन्हें किसी से कोई मतलब नहीं है. इन्हें सिर्फ पूरी तरीके से आज़ादी चाहिए कि दुनिया में कोई भी इनसे कुछ सवाल ना पूछ सके, बस. ठीक है. इसके साथ ही अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है और आप हमें सपोर्ट करना चाहते हो, जैसे कुछ बच्चों का कमेंट भी आता है, इंस्टा पे भी मैसेज आता है कि मैम वीडियो अच्छी लगती है, कैसे सपोर्ट कर सकते हैं, तो फिर आप हमें सुपर थैंक्स भेज सकते हैं. इसके अलावा हमारी मेंबरशिप जो कि बहुत ही रीज़नेबल है, आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं. साथ ही वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करना है. ठीक है. दैट्स ऑल फॉर टुडे. आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो. मिलते हैं अगली वीडियो में. टिल देन बी स्टडी योर टेक.